पैट्रिशिया डिक, अंक 16। सुनील, तुमसे ज्यादा अभागिन तो मैं हूं जिसने दरवाजे पर आए अपने सौभाग्य को स्वयं ही ठुकरा दिया। इसके बाद लाचारी भरे स्वर में उसने मुझसे कहा, लेकिन मैं क्या करती सुनील, उन दिनों सचमुच मुझे कंपनियों के काम से सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। डैडी तो अब कैथरीन मेमोरियल हॉस्पिटल बनवाकर उसे चलाने में व्यस्त थे और मैं दिन रात सारी कंपनियों को संभालने में। भगवान की कृपा और मेरी कड़ी मेहनत की बदौलत हमारी कंपनियां धीरे धीरे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगी, जिसके कारण हमारे यहां चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई थीं। एक दिन नाश्ते के टेबल पर मेरी प्रशंसा करते हुए डैडी कहने लगे, बेटी तू तो बड़ी दक्ष प्रबंधक निकली, तूने तो कंपनी की तरक्की में 4 चांद लगा दिए। लोग तेरी प्रशंसा में कहते हैं पैट्रिशिया जैसा दक्ष प्रबंधक कोई बिरला ही होता है। मैंने हंसकर पूछा, क्या बात है डैडी, आज तो आप मेरी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कोई खास बात है क्या? वे बोले, बेटी खास ही बात है, अब मुझसे अकेले पूरे हॉस्पिटल का प्रबंध संभाले नहीं संभल रहा। अगर तू 15 दिनों में एक दिन का समय निकालकर हॉस्पिटल का भी मैनेजमेंट देख लिया करे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने तुरंत स्वीकृति देते हुए कहा, जरूर डैडी, मुझे आपका हाथ बटाने में बड़ी खुशी होगी। डैडी ने तो मुझे पहले ही हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर रखा था। मैं अपने वादे के मुताबिक हर 15 दिनों में एक दिन हॉस्पिटल का प्रबंध देखने जाने लगी। वहां जाकर मैंने देखा कि वहां की समस्याएं मेरी अन्य कंपनियों की समस्याओं से एकदम भिन्न थी। हॉस्पिटल तो जीवन रक्षक संस्थान होता है। स्वच्छता वहां की सर्वोपरि प्राथमिकता होती है, क्योंकि स्वच्छता ही बीमारियों से बचने का कवच है। पूरी तरह चैरिटेबल हॉस्पिटल होने के कारण वहां हमेशा मरीजों की भारी भीड़ लगी रहती थी, अतः वहां गंदगी फैलना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था अच्छी न होने के कारण हॉस्पिटल से दवाओं की चोरी हो रही थी। डॉक्टरों और कर्मचारियों में समन्वय की कमी थी, सभी मनमानी कर रहे थे। ये सब समस्याएं आसान नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने उन सब पर काबू पा लिया और हॉस्पिटल सुचारू रूप से चलने लगा। एक दिन मैं हॉस्पिटल पहुंची ही थी कि पियून ने एक विजिटिंग कार्ड मुझे दिया। उस पर छपा था, प्रियंका रमानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रियंका का नाम देखकर मेरे जहन में मुझसे ट्यूशन पढ़ने वाली चंद्रा रमानी की प्यारी सी बेटी का चेहरा उभर आया। मैं सोचने लगी, भला प्रियंका यहां क्यों आई होगी? मैंने पियून से तुरंत उसे अंदर भेजने को कहा। वह अंदर आई और मुझे वहां बैठी देख हक्की बक्की रह गई। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोले अवाक सी खड़ी थी। शायद मन ही मन सोच रही थी कि मिस पैट्रिशिया डिक के ऑफिस में पार्वती दीदी कैसे? उसे इस तरह सोच में डूबी देख मैं उसकी तंद्रा भंग करते हुए बोली, हां प्रियंका, मैं पार्वती ही हूं। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर प्रसन्नता की अपूर्व लहर दौड़ गई और वह कुतूहलवश पूछ बैठी, दीदी आप यहां कैसे? मैंने कहा, यह लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए स्नेह से कहा, प्रियंका तू तो बहुत बड़ी हो गई है और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई है। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, सब ईश्वर की कृपा है दीदी। मैंने पूछा, तेरा भाई कैसा है, आजकल क्या कर रहा है? उसने बताया, भाई डॉक्टर बन गया है और अमेरिका में सेटल हो गया है। उसके बाद मैंने पूछा, अच्छा ये तो बता, तेरी मम्मी कैसी हैं? मेरे इस सवाल पर उसका चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और वह बिना कोई जवाब दिए चुपचाप बैठी रही। उसे उदास और गुमसुम देख मैंने उसे उत्साहित करते हुए कहा, अरे बोल ना, तेरी मम्मी कैसी हैं? उसने सुबकते हुए कहा, कैसे बताऊं दीदी, मुझे तो मम्मी के बारे में आपको बताते हुए भी शर्म आ रही है। मैं उसकी झिझक दूर करते हुए बोली, मुझसे कैसी शर्म प्रियंका, मैं तो तेरी बचपन की सहेली हूं। मेरी बात सुनते ही वह रोने लगी और बोली, मम्मी को एड्स हो गया है दीदी, और अब वे लास्ट स्टेज में पहुंचकर
मौत की घड़ियां गिर रही हैं। डैडी को जब मम्मी की इस बीमारी के बारे में पता चला तो उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। समाज में होने वाली अपनी बदनामी के कारण उन्होंने खाना पीना और घर से निकलना तक छोड़ दिया और फिर एक दिन हमें बेलखता छोड़कर परलोक सिधार गए। दीदी, शर्म तो मुझे भी बहुत आती है, पर शर्म के कारण कोई अपनी मां को थोड़े ही छोड़ देता है। मैंने मम्मी का जहां भी जितना भी इलाज संभव था वो सब करवाया, लेकिन उनकी हालत गिरती ही चली गई। अब तो सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। यह कहकर वह फपक फपक कर रोने लगी। कुछ क्षणों तक अपने दिल के जख्मों को आंसुओं से धोने के बाद वह फिर बोली, इस हॉस्पिटल के एड्स केयर सेंटर का बड़ा नाम है, जिसे सुनकर मैं मम्मी को यहां लाई थी कि शायद वे यहां के इलाज से कुछ दिन और जिंदा रह जाएं। लेकिन उनका चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये चंद घंटों की मेहमान है, अब इनको भर्ती कराने का क्या फायदा। हमारे पास वैसे ही बहुत अधिक मरीज हैं, हम इन्हें भर्ती नहीं कर सकते। मेरे बार बार आग्रह करने पर कहने लगे कि अगर आप हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर पैट्रिशिया मैडम से परमिशन ले आए तो हम इन्हें एडमिट कर लेंगे। दीदी, मैं तो पैट्रिशिया मैडम से मिलने इस ऑफिस में आई थी, यहां आप मिल गई, ये बहुत अच्छा हुआ। आप कुछ कीजिए ना दीदी। मैंने कहा, जरूर करूंगी। मैंने तुरंत टेलीफोन उठाया और ऑन ड्यूटी डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन दिया, मिसेस चंद्रा रमानी नाम की पेशेंट को तुरंत इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती करके उनके ट्रीटमेंट का हर संभव उपाय किया जाए। इसके बाद मैंने प्रियंका को तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत प्रियंका, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। तुम जाकर मम्मी को एडमिट करवाओ, मैं अभी तुम्हारे पास पहुंचती हूं। प्रियंका कृतज्ञता प्रकट करती हुई तुरंत अपनी मम्मी की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद भी मेरी आंखों के सामने मिसेस रमानी का चेहरा कौंधता रहा। व्यक्तिगत चरित्र के मामले में वे चाहे जैसी ही रही हों, पर मेरे लिए तो वे बहुत भली थीं। अगर वे दिल की जरा भी खोटी होती तो मुझे शुभदा को सौंपकर सहज ही 5-7 लाख रुपए कमा लेती। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि उनके इस उपकार के बदले उनकी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा खींचने की भरपूर कोशिश करूंगी। मैं जल्दी से अपना काम निपटाकर इंटेंसिव केयर यूनिट में रमानी आंटी के पास पहुंची। मैंने देखा उनके शरीर में हड्डियों और खाल के सिवा कुछ नहीं बचा था। उनके जैसी सुंदर और सुडौल औरत की यह दशा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे देखते ही वे पार्वती कहकर रोने लगी। मैंने सांत्वना देते हुए कहा, रोइए मत आंटी, भगवान सब ठीक करेंगे। इस पर वे रोते हुए बोली, मुझे झूठी तसल्ली मत दे पार्वती, मैं जानती हूं कि मैं जल्दी ही मरने वाली हूं। भगवान इसमें क्या करेगा, अपना सर्वनाश तो मैंने स्वयं किया है। भोगवाद में मेरी आंखें कान सभी कुछ बंद थे। मैं सदा अपनी मौज मस्ती में ही डूबी रही और उसी दौरान पता नहीं मेरा कौन सा साथी मुझे एड्स का उपहार दे गया। आज मैं अंतिम सांसें गिर रही हूं। पार्वती, मुझे मरने का कोई गम नहीं है। गम तो इस बात का है कि अपने परिवार का सर्वनाश करने के बाद दुनिया से जाते जाते अब मुझे समझ में आया कि भारतीय मर्यादा और संस्कृति को त्याग कर भोगवादी प्रवृत्ति अपनाने का क्या दुष्परिणाम होता है। मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बताना चाहती हूं कि अगर सुखमय जीवन चाहते हो तो भोग का क्षणिक भौतिक सुख त्याग कर संयमशील और प्रेममय जीवन शैली अपनाओ, अन्यथा परिणाम मेरे जैसा ही होगा। उनकी बातों में उनकी पूरी जिंदगी का दर्द छलक रहा था। मैंने उन्हें खूब सांत्वना दी, प्रियंका को ढांढस बंधाया और अगले दिन फिर मिलने का वादा करते हुए घर चली आई।
लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी उनसे वही आखिरी भेंट साबित होगी। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला कि रमानी आंटी तो रात में ही चल बसी थी। मैंने अपने स्टाफ की मदद से रमानी आंटी का क्रियाकर्म और तेरही आदि की सारी विधियां संपन्न करवा दी, जिससे हमारे साथ साथ प्रियंका भी संतुष्ट थी। लेकिन प्रियंका को मैं उसके घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि एक अकेली बेसहारा लड़की के जीवन में आने वाली हर विपदा से मैं परिचित थी। इसलिए उसे अपने घर ले आई। अगले दिन जब हम नाश्ते की टेबल पर बैठे तो मैंने बड़ी आत्मीयता से प्रियंका से पूछा, तुम्हें तो अपनी मां की मौत का गम सता रहा होगा। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, काहे का दुख दीदी, हां, मैं मातृ छाया से अवश्य वंचित हो गई हूं, अन्यथा मेरी मम्मी के लिए मृत्यु के सिवा विकल्प ही क्या था। कम से कम अब मैं उनकी छटपटाहट भरी पीड़ा देखने से तो बच जाऊंगी, जो मुझसे हरगिज नहीं देखी जाती थी। मैंने प्यार से उसकी पीठ सहलाकर विषय बदलते हुए पूछा, प्रियंका, अब आगे तुम्हारा क्या करने का इरादा है? हाजिर जवाब तो वो बचपन से ही थी। उसने झट से जवाब दिया, दीदी, जो आप और अभिषेक कहेंगे वही मैं करूंगी। उसके मुंह से अचानक अभिषेक का नाम सुनकर मैंने चौंकते हुए पूछा, ये अभिषेक कौन है प्रियंका? इस पर उसने लजाते हुए अभिषेक और अपने संबंधों के बारे में सब कुछ बताते हुए कहा, दीदी, हम दोनों आपस में प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। मैंने हाथ जोड़कर ऊपर देखा और भगवान को कोटिशा धन्यवाद देते हुए मन ही मन कहा, हे भगवान, आपने मुझे उबार लिया। चलो, इसका कोई अपना तो है, अन्यथा मेरी मुश्किलें बढ़ जाती। और एक दिन शुभ मुहूर्त निकलवा कर मैंने उसका अभिषेक के साथ पाणी ग्रहण संपन्न करवा दिया। मजा तो यह था कि मैं बिना मां बने ही एक बेटी का कन्यादान कर रही थी। सुनील, उस वक्त तो मुझे बहुत याद आए और मैं रात भर रोती रही। थोड़ा रुककर एक लंबी सांस लेते हुए वह कहने लगी, मेरे ऊपर काम का बोझ ज्यादा बढ़ जाने के कारण उसका असर मेरी सेहत पर पड़ रहा था। मेरे पास आदमियों की कमी पड़ रही थी, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर्स में विज्ञापन दिया और इंटरव्यू के दौरान ही अपने काम के 5 आदमी छांटकर उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने का ऑर्डर दे दिया। जब मैं इंटरव्यू खत्म करके अपने केबिन से बाहर आई तो मैंने देखा एक अधेड़ सी महिला अपने हाथ सर पर टिकाए अब भी वहीं बैठी हुई थी। शायद वह हमारा इंटरव्यू समाप्त होने के बाद पहुंची थी। जिस क्षण मैं उस महिला के पास से गुजरी, उसी क्षण उस महिला ने भी सर उठाकर मेरी ओर देखा और मुझे लगा जैसे मुझे लकवा मार गया है। मैं जड़वत उस महिला को देखती रही। वो कोई और नहीं, वर्षों पहले अचानक गुम हो जाने वाली मेरी अपनी कनकलता आंटी थी। मुझे वहां अचानक अपने सामने पाकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे झटके से उठ खड़ी हुई और अस्फुट स्वर में कह उठी, बेटी, तुम तो पार्वती हो ना? मैंने आगे बढ़कर उन्हें अपनी बाहों में भरते हुए जवाब दिया, हां, मैं पार्वती ही हूं, लेकिन आप यहां कैसे? उन्होंने एक निःश्वास भरते हुए कहा, बेटी, मैं नौकरी की उम्मीद में यहां इंटरव्यू देने के लिए आई थी, किंतु मेरा दुर्भाग्य मेरा पीछा करता यहां भी आ थमका। मेरे यहां पहुंचने से पहले ही इंटरव्यू खत्म हो चुका था और मैं अफसोस करती बैठी थी। मुझे उनके हाल पर बहुत दुख हुआ। मैंने कहा, आंटी, समझिए आपकी नौकरी पक्की हो गई। वे विस्मय से भरकर कह उठी, पर यह कैसे संभव है बेटी? मैंने कहा, अब और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता चल जाएगा, चलिए मेरे साथ। ये कहकर मैं उन्हें बरबस अपनी ओर खींचती हुई अपनी कार तक ले आई और उन्हें साथ बिठाकर घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते भर वह आश्चर्य में डूबी आंखें फाड़ फाड़ कर कभी मुझे ताकती तो कभी मेरी गाड़ी को। पर जब भी वह मुझसे कुछ पूछने की कोशिश करती तो मैं उनसे कहती, आंटी, शांति से बैठे रहिए, मैंने कहा ना आपको सब पता चल जाएगा। घर पहुंचकर मैंने उन्हें आराम से सोफे पर बिठाया। चाय नाश्ते के बीच मैंने उन्हें संक्षेप में सारी कहानी कह सुनाई और उनसे पूछा, हाँ आंटी, अब आप इत्मीनान से मुझे अपनी पूरी कथा सुनाइए
कि ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी कि इस खस्ता हाल में आपको नौकरी ढूंढने के लिए निकलना पड़ा। मेरा प्रश्न सुनकर वे कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई, मानो सोच रही हो कहां से अपनी कहानी शुरू करें। फिर एक लंबी सांस लेकर कहने लगी, बेटी, तुम्हारे कॉलेज छोड़ने के बाद कॉलेज में काफी हंगामा हुआ। अपने साथ पढ़ने वाली सुषमा तो तुम्हें याद होगी ही। वह सारा बखेड़ा उस सुषमा की वजह से ही खड़ा हुआ था। सुषमा मेरे दूर के रिश्तेदार की बेटी है। उसकी मां तो पहले ही मर चुकी थी। एक दिन अचानक उसके बाप का भी एक्सीडेंट हो गया और वह रोती बिलखती मेरे पास आ पहुंची। मैं उसे साथ लेकर अस्पताल भागी, जहां बुरी तरह से घायल सुषमा के बाप ने उसका हाथ मेरे हाथ में देकर दम तोड़ दिया। उसके पिता ने मरते समय उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी, इसलिए उसकी देखभाल करना मेरा फर्ज बन गया था। सुषमा को मैं पसंद नहीं करती थी, इसीलिए एक ही कॉलेज में होते हुए भी मैं उससे ज्यादा संबंध नहीं रखती थी। बिना मां के पलने के कारण उसे स्त्रियोचित संस्कार नहीं मिल पाए थे और वह उच्छृंखल हो गई थी। तुमने तो देखा ही होगा कि कॉलेज में वह विनीत पर अपना दिल छिड़कते हुए हमेशा कैसे उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। जब वह हमारे साथ आकर रहने लगी तो मैंने उसे समझाया कि वो विनीत के चक्कर में ना पड़े। वह अच्छा लड़का नहीं है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो कहीं की नहीं रहेगी। पर उसने मेरी एक ना सुनी। अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक दिन जब वो कॉलेज से लौटी तो चक्कर खाकर बेहोश हो गई। मैंने घबराकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अच्छी तरह से उसका चेकअप करने के बाद मुझे बताया कि वो मां बनने वाली है। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? उसके होश में आने पर मैंने उससे कहा, सुषमा, तुमने यह क्या कर डाला? समाज में बिन ब्याही मां की क्या औकात होती है, तुम्हें मालूम है? मेरी बात पर उसने पूरी दृढ़ता से कहा, आंटी, मैं इतने नीच नहीं कि बिना शादी के किसी को अपना शरीर सौंप दूं। मैं विनीत को दिलो जान से चाहती हूं। उसके साथ शादी करने के बाद ही मैंने उसे अपने बदन को हाथ लगाने दिया था। मंदिर का पुजारी हमारी शादी का गवाह है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, अगर यह बात है तो तुम विनीत से कहती क्यों नहीं कि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो? उसने जवाब दिया, यह बात मैं उससे कह चुकी हूं आंटी। उसने कहा है कि वो अपने पिता से बात करेगा। इस घटना के कई दिन बाद एक दिन सुबकते हुए सुषमा ने मुझे बताया, आंटी, मैंने अपने पेट में पलते बच्चे का हवाला देकर कई बार विनीत से कहा कि अब वह मुझे बाकायदा अपना ले, पर वो बार बार मुझे यही कहकर टालता रहा कि मौका देखकर पिताजी से बात करूंगा। आज जब मैंने उस पर ज्यादा जोर डाला तो उसने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि विनीत इतना झूठा और लुच्चा निकलेगा। आंटी, अगर विनीत ने मुझे ना अपनाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप कौन है? इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, धीरज धरो सुषमा, सब ठीक हो जाएगा। अगर विनीत सेठ जी से बात नहीं करता तो मैं करूंगी। दूसरे दिन मैं सुषमा को लेकर सेठ माणिकचंद से मिली और सारा किस्सा उन्हें सुनाकर कहा, सेठ जी, अब बेहतरी इसी में है कि आप बाकायदा सुषमा को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आइए, वरना बड़ी बदनामी होगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने ऊंची आवाज में विनीत को पुकारा और पूछा, ये लड़की कहती है कि ये तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, क्या ये सच है? विनीत ने साफ मुंह करते हुए कहा, पिताजी, पूरा कॉलेज जानता है कि लड़की खुद ही मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। जब मैंने इसे कभी घास नहीं डाली तो इसने मुझे फंसाने का यह तरीका निकाला है। मैंने तो इसे कभी हाथ तक नहीं लगाया। इसके बच्चे का बाप होना तो दूर की बात है। विनीत की बात सुनकर सेठ जी ने गुस्से से भड़क कर मुझसे कहा, कनकलता, सुन लिया ना विनीत ने क्या कहा? जब वो कहता है कि वह इस लड़की के बच्चे का बाप नहीं है तो समझ लो नहीं है, और मान लो मेरा बेटा इसके साथ सोया भी है
तो जो लड़की मेरे बेटे के साथ कुकर्म करने को राजी हो गई, वो किसी दूसरे के साथ कुकर्म नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? क्या मैं किसी भी ऐरी गैरी लड़की को अपनी बहू बना लूंगा? तुम बहुत दिनों से हमारे कॉलेज में काम कर रही हो, इसी का ख्याल करके तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा, वरना इसी वक्त तुम्हें और तुम्हारी सुषमा को उठवाकर कॉलेज के बाहर फेंकवा देता। इस पर मैंने भी तैश में आकर कहा, सेठ जी, अगर आपने सीधी तरह से विनीत की शादी सुषमा से नहीं की तो ठीक नहीं होगा। मेरी बात पर सेठ जी ने दहाड़ते हुए कहा, तेरी जो मर्जी हो कर ले, विनीत की शादी इस लड़की से हरगिज नहीं होगी। सेठ माणिक चंद का टकासा जवाब सुनने के बाद मैंने इस बारे में कॉलेज के प्रिंसिपल सहित हर प्रोफेसर से बात की। धीरे धीरे इस पूरे प्रकरण की भनक कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी लग गई और कॉलेज में लंबी स्ट्राइक हो गई। एक दिन माणिक चंद और विनीत के गुंडों ने मुझे और सुषमा को उठाकर कॉलेज के बाहर फेंकते हुए धमकी दी, अगर अब कभी तुम लोगों ने कॉलेज में घुसने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगें तोड़ दी जाएंगी। इस बेइज्जती के कारण मेरे पति भी काफी टूट से गए। वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और देखते ही देखते हमें छोड़कर चले गए। इस बीच मैं कई बार सुषमा को अबॉर्शन करवाने का सलाह दे चुकी थी, जिसे मानने से उसने साफ इनकार कर दिया था। वह अपनी जिद पर अड़ी थी कि यह उसका पाप नहीं, उसका जायज बच्चा है, वह इसे जन्म देकर ही रहेगी। एक न एक दिन विनीत अपने किए पर पछताकर उसे जरूर अपनाएगा। उसकी जिद के आगे मैं हार गई। बिन ब्याही मां के बच्चे की पैदाइश के घोर अपमान से अपनी और सुषमा की जान बचाने के लिए मैं रातों रात शहर छोड़कर अपने गांव चली गई। तुम्हें अपनी विपदा बताना चाहती थी, किंतु इस भय से चुप रही कि कहीं दुष्ट विनीत को तुम्हारा पता न चल जाए और मेरे कारण तुम भी संकट में न पड़ जाओ। गांव पहुंचकर सुषमा ने एक बड़े ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। वहां आमदनी का कोई जरिया तो था नहीं, गांठ के पैसे से ही मैं अपना और सुषमा का पेट पाल रही थी। इसी बीच मैंने पेपर में जेम्स का विज्ञापन पढ़ा और नौकरी के लिए यहां आ पहुंची। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू के झरने फूट पड़े। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, अब आपको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है आंटी, आपकी ये बेटी है ना, चलिए डैडी से बात करके सुषमा और उसके बच्चे को यहां ले आते हैं। वे इनकार नहीं करेंगे, वे तो सचमुच एक देव पुरुष हैं। मैंने डैडी को अतीत में अपने ऊपर किए गए कनकलता जी के उपकारों की चर्चा करते हुए उनकी पूरी कथा सुना डाली, जिसे सुनकर वे अत्यंत उत्साहित होते हुए कहने लगे, जा बेटी जल्दी जा, सुषमा के बहाने हमारे आंगन में भी एक शिशु की किलकारियां गूंजेगी। डैडी की सहमति पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो कनकलता जी के स्नेह और उपकारों के बदले मुझे भी उनकी सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। डैडी के कमरे से बाहर आकर मैंने कनकलता जी से कहा, देखिए आंटी, मुझे अपनी मां की तो शक्ल याद नहीं, लेकिन अगर आज वो होती तो यकीनन आप जैसी ही होती। यदि मैं आपको मां कहकर पुकारूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मेरी बात सुनकर अनायास ही कनकलता जी की आंखों में आंसू छलछला आए और उन्होंने विह्वल होकर अपनी बाहें फैलाते हुए मुझे अपने अंक में भर लिया। मुझे अपनी छाती से चिपटाए वे रुंधे गले से कहने लगी, तुमने तो मेरे मन की मुराद ही पूरी कर दी बेटी। इसके बाद न जाने कितनी देर तक मैं बिना कुछ बोले वैसी ही एक अबोध बच्ची की तरह उनकी छाती में सिमटी मां की ममता से सराबोर होती रही। आंटी के साथ ही अब सुषमा और सुषमा का नन्हा सा बच्चा भी हमारे ही साथ रहने लगा था। सचमुच सुषमा का बच्चा बड़ा ही प्यारा था, इतना प्यारा कि डैडी तो लगभग उसके दीवाने हो गए थे। वे हर वक्त उसे अपनी छाती से चिपटाए उससे खेलते रहते थे। उनका सोशल वर्क भी करीब करीब बंद हो गया था। अब डैडी को क्या कहूं, मैं खुद उस बच्चे की भोली भाली प्यारी प्यारी तोतली बोली पर इतनी लट्टू हो गई थी कि कभी कभी कंपनी के काम तक भूल जाती थी, जिसके कारण मुझे अपने माताओं के सामने भी शर्मिंदा होना पड़ता था। बच्चे के कारण
मेरे काम में आई ढिलाई का सबसे ज्यादा खामियाजा तापसदा को भुगतना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी तो मैं उनका फोन भी अटेंड नहीं कर पाती थी। वे फोन पर अक्सर झुंझलाते हुए कह उठते, पार्वती, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा ध्यान कहां रहता है? एक फोन के लिए भी इतना वक्त लगाती हो। एक दिन मैंने संक्षेप में सुषमा की सारी कथा उन्हें सुनाते हुए सुषमा के बच्चे के बारे में बता दिया। वे फोन पर हंसते हुए कह उठे, पार्वती, तुम सुषमा के बच्चे में ही इतनी रम गई हो, तो जब तुम्हारा बच्चा होगा तो क्या होगा? मैंने जवाब दिया, इसकी नौबत शायद ही आए तापसदा। मैं तो आज तक अपनी पसंद ही खोज रही हूं, किंतु मिली ही नहीं। इस पर तापसदा बोले, ऐसी क्या बात है पार्वती, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। अब औरों की बात तो मैं नहीं कह सकता, पर अपने गोपाल कृष्ण की तो मैं गारंटी ले सकता हूं। सच मानो, तुम्हारी उसकी जोड़ी बन जाए तो बेमिसाल होगी। वह ब्राह्मण भी है और कुंवारा भी। तापसदा की बात सुनकर मैंने रूखे स्वर में कहा, तापसदा, हर किसी के साथ मेरा नाम जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं जैसी हूं ठीक हूं, आइंदा ऐसी बात सुनना नहीं चाहती। इतना कहकर मैंने झटके से फोन रख दिया। सुनील, फोन पर तापसदा से मेरी बात सुषमा के बच्चे से शुरू होकर तुम पर आकर समाप्त हुई थी। उस समय अचानक मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। यौवन की दहलीज पर खड़े होकर गांव के मंदिर में तुम्हारे गले में पहनाई अपनी वरमाला याद करके मैं रो पड़ी। मन ही मन सोचने लगी, अपने प्रियतम से इतना लंबा विछोह तो शायद शकुंतला ने भी नहीं भोगा होगा। मुझ में और शकुंतला में अंतर केवल इतना था कि शकुंतला की गोद में तो भरत के रूप में दुष्यंत की निशानी थी, किंतु मेरे पास तो तुम्हारा एक फोटो तक भी नहीं था कि जीवन के भावुक क्षणों में उसी से बातें करके अपने उद्वेलित मन को शांत कर लेती। सुनील, ऊपर से तो मैंने अपने आप को पाषाण बना लिया था, पर आखिर मैं भी तो हाड़ मांस की बनी एक औरत ही हूं ना। मेरी भी तो भावनाएं हैं, मैं भी तो कमजोर पड़ती हूं। तब मुझे भी एक संबल की आवश्यकता होती है, एक पुरुष के संबल की। पर तुम तो न जाने कैसी भूल भुलैया में गुम हो गए थे। मैंने तुम्हें लाख खोजा, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। दिन महीने साल बीतते रहे, मौसम आते रहे जाते रहे, और मैं तुम्हारी याद में तड़पती रही। वर्षा ऋतु जब कभी मुझे बहुत बेचैन कर देती, तो मैं भी कालिदास के यक्ष की तरह मेघों द्वारा तुम्हें पत्र भेजने का प्रयास करती। अब पता नहीं मेरे मन की भावनाओं से लिखी वे भावुक पंक्तियां तुम तक पहुंची भी या नहीं। पहुंची, जरूर पहुंची पार्वती। उसकी बात पर मैं सहसा भावुक होकर कह उठा, पार्वती, तुम्हारा संदेश लेकर आए वर्षा के उन काले काले बादलों को देखकर मेरा भी मन भर आया करता था। कहीं अकेले में बैठकर खूब खूब रो लेने का मन हुआ करता था, पर क्या करूं पार्वती, प्रकृति ने मुझे पुरुष बनाया है। पुरुष को तो रोना भी शोभा नहीं देता, इसलिए मन की पीड़ा मन में ही दबा कर रह जाना पड़ता था। तुम नारी हो, कम से कम अपनी व्यथा को आंसुओं में घोलकर बहा तो सकती हो। मुझे तो वह भी नसीब नहीं था। इतना कहते कहते न जाने क्यों मेरी आंखें नम हो उठी। पार्वती ने झट से मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। मेरा मन हुआ कि सारी मर्यादाओं को तोड़कर इसी क्षण उसे अपनी बाहों में समेटकर अपने भीतर समाहित कर लूं। तभी हॉस्पिटल के बेड पर मेरे होने वाले शिशु की प्रसव पीड़ा झेलती मेरी पत्नी का विचार एक दीवार की तरह हमारे बीच आकर खड़ा हो गया, और मैं मन महसूस कर रह गया। तब तक पार्वती भी शायद भावनाओं पर काबू पा चुकी थी। उसने कहना शुरू किया, मैं तुम्हारी याद में डूबी हुई थी। तभी सुषमा ने आकर पूछा, दीदी, गुड्डू आपके पास तो है ना?
हम सब सुषमा के बच्चे को प्यार से गुड्डू कहा करते थे। वह था भी बिल्कुल गुड्डे की तरह। सुषमा के पूछने पर मैं चौंक कर अपनी तंद्रा से वापस आई और बोली, गुड्डू मेरे पास तो नहीं है, शायद डैडी के पास होगा। सुषमा ने कहा, उनके पास तो मैं पहले ही देख कर आई हूं, आंटी के पास भी नहीं है। अभी अभी तो लॉन में खेल रहा था, अब वहां दिखाई नहीं पड़ता। हम लोगों ने अपने पूरे घर के साथ आस पड़ोस तक छान डाला, पर गुड्डू कहीं नहीं मिला। सुषमा तो रो रो कर अपनी जान दिए जा रही थी। मेरी और आंटी की हालत भी बुरी थी। सिर्फ डैडी ही थे जिन्होंने जरा सा भी संयम नहीं खोया था। वे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के बाद अपने पुलिस ऑफिसर्स दोस्त को फोन करके जल्दी से जल्दी गुड्डू को ढूंढ निकालने की रिक्वेस्ट में जुटे हुए थे। लगभग आधी रात होने को आई थी, पर गुड्डू का कहीं पता नहीं चल रहा था। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। डैडी ने फोन उठाया और गंभीर मुद्रा में उधर की बातें सुनते रहे। फोन कटने के बाद उन्होंने आईजी पुलिस को फोन लगाकर कहा, आईजी साहब, अभी अभी किसी ने मुझे फोन पर धमकी दी है कि मैं चुपचाप 2 करोड़ रुपए जहां कहा जाए वहां पहुंचा दूं। अगर मैंने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो गुड्डू की ही बदनसीबी होगी। मैं किडनैपर को 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं। प्लीज आप लोग कोई एक्शन न लें, वरना गुड्डू की जान को खतरा हो सकता है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। डैडी की बात सुन मुझे गुस्सा आ गया। अन्याय के आगे इतनी आसानी से हथियार डाल देना मेरे नेचर में नहीं है। मैंने डैडी से कहा, ठीक है डैडी, अगर मौका आया तो हम 2 करोड़ जरूर देंगे, लेकिन एक कोशिश मुझे भी कर लेने दीजिए। कहकर मैंने तापसदा को बॉम्बे फोन लगाया और फौरन कलकत्ता आने को कहा। तापसदा पहली ही फ्लाइट से कलकत्ता पहुंच गए। उन्होंने पूरी स्थिति को समझा और हमें दिलासा देते हुए कहा, आप लोग कतई परेशान ना हो, कल सुबह तक गुड्डू सही सलामत आपके पास पहुंच जाएगा। अब आगे अगले अंक में।